Hello everyone, welcome to my channel. Today's video is going to be very important for all those students who are preparing for any competitive exam related to law. Even you are preparing for judiciary and you have opted law as an optional subject, and you want to become an practicing advocate. तो आपको इंडियन पिनल कोड तो आना ही चाहिए. आज हम इंडियन पिनल कोड के द मोस्ट इम्पॉर्टेंट सेक्शन को कवर करेंगे, दैट इज ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन बॉडी. ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंसेस होते हैं, वो कौन कौन से सेक्शन में है, उसकी क्या डिस्क्रिप्शन है, क्या कुछ ट्रिक है उसको याद करने की, एवरीथिंग इस वीडियो में वो कम्प्लीटली मैं आपको बताऊंगी. सो ऑफेंसेस अगेंस्ट ह्यूमन, तो ये बात आपको याद रखनी है. जो बॉडी के अगेंस्ट जितनी भी ऑफेंसेस है, नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी वो होएगी ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी के. प्रॉपर्टी के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंसेस हैं. इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डील ओनली अगेंस्ट द बॉडी के अगेंस्ट कौन कौन से ऑफेंसेस हैं. तो सबसे पहले जो सेक्शन 299 टू सेक्शन 377, ये याद कर लीजिए, 299 टू 377, ये जो सेक्शंस हैं दे आर डीलिंग विद द ऑफेंसेस अगेंस्ट बॉडी. बॉडी के अगेंस्ट कोई भी ऑफेंस होता है तो वो ये सेक्शंस डील करते हैं. तो सबसे इम्पॉर्टेंट ट्रिक लाइफ के अगेंस्ट जितने भी मतलब जिसमें डेथ हो जाती है इंसान की, वो सेक्शन कवर करते हैं 299 टू 211. 299 टू 211 जिसमें आता है कल्पेबल होमोसाइड, मर्डर, अबेटमेंट टू सुसाइड, अटेम्प्ट टू मर्डर, अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड एंड अटेम्प्ट टू सुसाइड. एवरीथिंग उसमें ये आ जाता है. ओके जी. नेक्स्ट हमारा है कॉजिंग मिसकैरेज. जब मिसकैरेज हो जाता है, बेसिकली फीमेल फर्टिलाइज को अबॉर्ट कर देते हैं रिलेटेड टू दैट. तो अगर वो आप डेलिबरेटली करते हो तो ऑल द ऑफेंसेस रिलेटेड टू दैट. आप सोच रहे हो कि वो तो अभी पैदा भी नहीं हुआ, बट नो, दैट इज ऑल्सो अगेंस्ट ऑफेंस अगेंस्ट बॉडी. वो भी आप किसी की लाइफ को ख़त्म कर रहे हो, तो दैट इज़ ऑल्सो एन ऑफेंस. तो नेक्स्ट इज हर्ट एंड ग्रीवियस हर्ट हो जाता है या ग्रीवियस हर्ट हो जाता है, बोथ. ये भी इम्पॉर्टेंट है. इसमें सेक्शन कौन कौन से हैं, 319 टू 338, जिसमें बेसिकली बताया जाता है कि पहले हर्ट होता है, फिर वो ग्रीवियस हर्ट होता है. आई एम गोना डिस्कस दिस इन डिटेल लेटर ऑन. अभी मैं आपको एक चार्ट बता रही हूँ जिसमें आपको ये मोटा मोटा पता चल जाए कि कौन कौन से सेक्शन में क्या क्या कवर हो रहा है. उसके बाद रॉन्गफुल रिस्ट्रेनमेंट एंड कन्फाइनमेंट. आप किसी को ज़बरदस्ती बंद कर लेते हो या फिर उसका रिस्ट्रेन कर देते हो कि यू कांट मूव फ्रॉम हेयर. दो सेक्शंस आर between 339 to 348. Then force, criminal force या फिर assurance, उसमें वो कौन से सेक्शन में डील करते हैं, 349 to 358. Then kidnapping and abduction. Now everyone know the difference between kidnapping and abduction. तो kidnapping और abduction का जो kidnapping is बेसिकली माइनर की किडनैपिंग होती है. जो बच्चे होते हैं उनको हमेशा किडनैप किया जाता है. दोज हु आर मेजर उनकी अबडक्शन होती है, उनकी कभी भी किडनैपिंग नहीं होती. यू शुडंट से दैट 22 years old गर्ल्स गॉट किडनैप्ड. नहीं, वो कभी किडनैप नहीं होगी, वो अबडक्ट होएगी. ओके जी. एंड उसके जो सेक्शन है 359 टू 374. देन द हीनियस क्राइम जो है वो है रेप. That comes from 375 to 376E. 376E. Then unnatural lust, 377. अभी we are going to discuss offenses against life. हम offenses against life को डिस्कस करेंगे. सबसे पहले मैं आपको इसके sections बता देती हूँ, then we will discuss that in detail. If you want to take the screenshot, I am keeping it like this only. नाउ ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है. कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है और मर्डर क्या होता है. सबसे पहले इसके सेक्शंस देख लीजिए. कल्पेबल होमोसाइड की डेफिनेशन है 399 एंड 301 में, और इसको जो पनिशमेंट है दैट इज़ इन 304. 304 में कल्पेबल होमोसाइड की पनिशमेंट है. याद रखिए, कल्पेबल होमोसाइड
इज नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। कल्पेबल होमोसाइड क्या होता है? नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर। उसके बाद है, मैं इसका बताती हूँ, समझाती हूँ अभी आपको, पहले सेक्शन से ही देख लीजिए। उसके बाद मर्डर है। मर्डर किस में आता है? उसकी डेफिनेशन है, मतलब मर्डर को जो सेक्शन डिफाइन करता है दैट इज सेक्शन 300, और जो उस सेक्शन को जिस सेक्शन में उसकी पनिशमेंट बताई गई है दैट इज सेक्शन 302। उसके बाद डाउरी डेथ। डाउरी डेथ होता है डेथ, फीमेल की डेथ हो जाना ड्यू टू डाउरी विद इन द 7 ईयर ऑफ द मैरिज, तो वो सेक्शन आता है 304B। 304 में क्या आया? कल्पेबल होमोसाइड। 304A में क्या आया? डेथ बाय नेग्लिजेंस, रैश एंड नेग्लिजेंस। 304A। 304B में क्या आया? डाउरी डेथ। ओके, कंफ्यूज नहीं होना 304, 308, 30B में। उसके बाद 305 एंड 306 दैट इज अबेटमेंट टू सुसाइड। अब बोलोगे अबेटमेंट टू सुसाइड क्या मतलब? आपने किसी को इतना परेशान कर दिया या फिर किसी को आपने इतना फोर्स कर दिया दैट द पर्सन हैज़ कमिटेड सुसाइड, तो उसके अगेंस्ट भी आपके चार्जेस बनते हैं, दैट इज 305 एंड 306। ओके, उसके बाद कुछ अटेम्प्ट के सेक्शंस हैं। ओके, सो सबसे पहले अटेम्प्ट है 307। 307 में कौन सा अटेम्प्ट है? अटेम्प्ट टू मर्डर। आपने किसी को मर्डर करने की कोशिश की है बट अनफॉर्चुनेटली यू आर, या फिर आई वुड से फॉर्चुनेटली आप अनसक्सेसफुल रहे हो, तो दैट इज अटेम्प्ट टू मर्डर। एंड यू आर ट्राइंग टू किल, मतलब 308 इज अटेम्प्ट टू कल्पेबल होमोसाइड। किसी को आपने मारने की कोशिश करी है, वो भी फेल हो गई है। देन 309 इम्पॉर्टेंट सेक्शन, अटेम्प्ट टू सुसाइड। अटेम्प्ट टू सुसाइड अर्लियर दिस वाज अ क्राइम, नाउ इसकी जो सिचुएशन है थोड़ी सी चेंज हो रही है। तो नाउ लेट्स जस्ट डिस्कस दीज ऑल सेक्शंस इन डिटेल। ऑफेंसेस अगेंस्ट लाइफ। ओके, तो सबसे पहले होमोसाइड होता क्या है? होमिसाइड होता क्या है? होमो मीन्स ह्यूमन बींग, तो मतलब किसी भी ह्यूमन बींग की डेथ होना, किसी भी ह्यूमन बींग को मारना बाय अनदर ह्यूमन बींग। अब किसी को शेर ने मार दिया या कुछ कर दिया तो वो होमोसाइड नहीं होएगा, होमिसाइड नहीं होएगा। ह्यूमन बींग की डेथ होनी चाहिए दूसरे ह्यूमन बींग के थ्रू, तो वो हो जाता है हमारा होमोसाइड। और होमोसाइड 2 टाइप्स के हो सकते हैं, लॉफुल भी हो सकते हैं, अनलॉफुल भी हो सकता है। अब आप सोचोगे कि लॉफुल कैसे हो गया? जी, लॉफुल हुआ हमारे जनरल डिफेंसेस के थ्रू, जैसे कि आपने सुना होगा कि हैंगमैन ने हैंग कर दिया, ठीक है, क्योंकि कोर्ट ने उसको ऑर्डर दिया था तो उसने हैंग कर दिया, तो क्या हो गया? हमारा जनरल डिफेंस में आ गया कि लॉफुल उसने हैंग करा, उसको जज ने ऑर्डर दिया था एंड ही वाज बाउंड बाय हिज ड्यूटी। अनलॉफुल को हमने अभी समझना है कल्पेबल होमोसाइड। कल्पेबल होमोसाइड मतलब जिसमें ह्यूमन बीइंग को मारा जाता है। कल्पेबल होमोसाइड और मर्डर में छोटा सा डिफरेंस है, और पर वो बहुत बड़ा डिफरेंस है। वो डिफरेंस है मेंजरिया का। किसका डिफरेंस? का मेंजरिया यानी कि बैड इंटेंशन, ठीक है। एक कल्पेबल होमोसाइड में क्या होता है कि एक तो होता है अमाउंटिंग टू मर्डर, जिसमें आपने सीधा जाके, आपको पूरा गुस्सा आया हुआ है और एक ए को पूरा गुस्सा आया हुआ है, उसने जाके बी को चाकू मार दिया। उसको पता है चाकू मारूंगा तो वो बंदा मरेगा ही मरेगा, उसकी इंटेंशन है पूरी, उसको नॉलेज है कि मैं उसे जाऊंगा मार दूंगा तो मर ही जाएगा वो, तो क्या हो गया? वो अमाउंटिंग टू मर्डर। उसकी जो डेफिनेशन है सेक्शन 300 में, पनिशमेंट 302 में। अभी मैं आपको सेक्शन पढ़ाती हूँ, उसकी रीडिंग करवाती हूँ, देन यू विल अंडरस्टैंड एवरीथिंग। और नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर मतलब हमारे पास इंटेंशन नहीं है, ए की इंटेंशन नहीं है बी को मारने की। मर्डर में क्या था? ए के पास नाइफ था, वो गया बी के पास। ए के पास क्या था? नाइफ। वो गया बी के पास, उसने जाके उसको नाइफ मार दिया, तो क्या हो गया? उसका मर्डर हो गया। उसको पता मर्डर होगी, इंटेंशन थी उसकी। बट कल्पेबल होमोसाइड में क्या होता है? अभी मेरे पास कल ही आई वेंट थ्रू अ केस, एक केस आया था। उसमें क्या था, सॉरी आई कांट डिस्क्लोज द नेम एंड एवरीथिंग, बट उसमें क्या था कि ए ने बी को ड्रग्स दे दिए। अब ओवरडोज की वजह से उस बी की डेथ हो गई, ओवरडोज की वजह से बी की डेथ हो गई। अब भी डिफरेंस क्या है? उसने उसको चाकू से मारा, इसने उसको ड्रग्स दे दिए, और उसकी चाकू की वजह से डेथ होगी, इसकी ड्रग की वजह से डेथ होगी। डिफरेंस क्या है इसमें? इसकी जो इंटेंशन थी ना, एक इंटेंशन पूरी क्लियर थी कि मैं चाकू मारूंगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। बट बी में क्या था? उसको इंटेंशन नहीं थी कि उसको मारना, बट द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, उसको नॉलेज पूरी थी। नॉलेज किस बात की थी? कि अगर मैं इसको ड्रग्स दूंगा,
ठीक है। अगर इसने इसकी ओवरडोज ले ली या फिर इसने ज़्यादा ड्रग्स खा लिया या फिर ड्रग्स वैसे भी देना, उसकी वो कहीं ना कहीं डेथ हो सकती है उसकी वजह से, ड्रग्स लेने की वजह से। यानी कि यहाँ पे उसको नॉलेज थी बट इंटेंशन नहीं थी मारने की। उसने ए ने बी को ड्रग्स सेल किए, बी ने ड्रग्स खा लिए, उसकी ओवरडोज की वजह से डेथ हो गई। ये केस स्टिल पेंडिंग है। उसके बाद ए ने बी को चाकू से ही मार दिया। अभी क्या है, उसकी इंटेंशन भी है, उसकी नॉलेज भी है। यानी कि जो आपको आपने पढ़ा होगा कि एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या होते हैं, एक्टसरिया होना चाहिए, मेंजरिया होना चाहिए, ठीक है, ह्यूमन बीइंग होना चाहिए। उनकी जो पूरी की पूरी इंटेंशन है यहाँ पे क्लियर है, उसको नॉलेज भी है, उसकी पूरी मुलायस इंटेंशन है कि उसको आज छोड़ना नहीं है। तो ये हो गया हमारा मर्डर जिसमें नॉलेज भी है, इंटेंशन भी है, ए ने बी को मारा भी है। और यहाँ पे उसको नॉलेज है बट उसकी इंटेंशन नहीं है कि वो मर जाए, ड्रग्स खा के वो मर जाए। नो, उसको पता है अगर खाएगा तो मर सकता है। अनफॉर्चुनेटली बी मर गया, बी की डेथ हो गई। सो दैट अमाउंट्स टू कल्पेबल होमोसाइड। उसकी जो डेफिनेशन है दैट इज अंडर 299, उसकी जो पनिशमेंट है दैट इज अंडर 204। इसकी जो डेफिनेशन है यानी कि मर्डर की जो डेफिनेशन है दैट इज अंडर 300 और उसकी जो पनिशमेंट है दैट इज अंडर 302। ओके, सो अभी हम देखते हैं कि सेक्शन 299 ये कहता क्या है, कल्पेबल होमोसाइड को डिफाइन करता है। वो क्या बता रहा, whoever cause death by doing an act, मतलब जो फर्स्ट इंग्रेडिएंट हो गया। अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो यू शुड नो कि आपके सारे इंग्रेडिएंट्स पूरे होने चाहिए। अगर आप किसी का क्राइम आपको प्रूव करना है तो फर्स्ट इंग्रेडिएंट क्या का, डूइंग एन एक्ट, एक एक्ट करना ज़रूरी है विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग डेथ। आपकी इंटेंशन है उसको डेथ कोज करने की, विद द इंटेंशन ऑफ कोजिंग सच बॉडीली इंजरी, डेथ भी हो सकती है या फिर सच बॉडीली इंजरी कोज करने की है जिससे डेथ हो ही जाए। या तो आप उसको सीधा मार ही देते हो या फिर उसको ऐसी इंजरी देते हो जिससे डेथ कोज हो सकती है। और विद द नॉलेज दैट ही इज़ लाइकली बाय सच एक्ट कोज डेथ कमिट द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। मतलब या फिर आप ऐसा कोई एक्ट करते हो, आपकी नॉलेज में है कि अगर मैं करूँगा तो उसकी डेथ हो जाएगी। ठीक है जी। तो क्या क्या हो गया हमारे पास, इसके जो इंग्रेडिएंट्स हैं, देखो, whoever का मतलब पर्सन हो गया, जो भी पर्सन है कोज करता है डेथ को। डेथ किस में डिफाइन है, सेक्शन 46 में। ठीक है, डेथ बाय ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी। उसके बाद बाय डूइंग एन एक्ट, एक्ट होना ज़रूरी है। एक्ट और ओमिशन, द एक्ट ऑफ अक्यूज मस्ट हैव कोज डेथ, उसी एक्ट की वजह से उसकी डेथ होनी चाहिए। ठीक है जी। विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ, इंटेंशन भी होनी चाहिए। और बॉडीली इंजरी एज इट लाइकली टू कोज डेथ, या तो सीधी उसकी उससे मर जाए या फिर उसको ऐसी बॉडीली इंजरी क्रिएट करे जिससे उसकी डेथ हो ही जाए। इट मे और मे नॉट कोज डेथ, नॉलेज एज इट लाइकली टू कोज डेथ, और उसकी नॉलेज होनी चाहिए। ठीक है, कि नॉलेज हो उसको कि डेथ हो ही जाएगी। मे और मे नॉट, नाउ डेज ड्रंक ड्राइविंग इज फॉलिंग अंडर दिस कैटेगरी। आजकल जो ड्रंक और ड्राइविंग है वो भी इस कैटेगरी में फॉल कर रहा है। रीज़न क्या है, उनको पता है कि इफ़ दे आर ड्राइविंग वाइल हैविंग ड्रग्स वाइल ड्रिंकिंग, तो इसका मतलब क्या है कि उनको नॉलेज रहेगी ना, अगर एक्सीडेंट होगा तो सेकंड पर्सन की डेथ हो सकती है। तो नॉलेज इज़ द मेन इंग्रेडिएंट हेयर। तो उसको डिफरेंस क्या है कि उस बंदे की नॉलेज होनी चाहिए कि डेथ हो ही सकती है अगर वो ऐसा करेगा। तो इसको और समझने के लिए लेट्स जस्ट रीड अ इलस्ट्रेशन। ए ले स्ट्रिक एंड ट्रफ ओवर अ पिट, उसने क्या करा, स्ट्रिकली और ट्रफ मतलब एक खड्डे के ऊपर उसने ऐसे उसको कवर कर दिया। ठीक है जी। विद द इंटेंशन ऑफ देयर बाय कोजिंग डेथ, उसकी इंटेंशन क्या थी कि जो भी आएगा उसकी डेथ हो जाएगी। और विद द नॉलेज दैट द डेथ इज़ लाइकली टू बी देयर बाय कोज, और उसकी नॉलेज है कि अगर ऐसा होगा, अगर कोई इस खड्डे में गिर गया तो उसकी डेथ हो जाएगी। जेड बिलीविंग दैट द ग्राउंड टू बी फर्म, अब जेड वहाँ से जा रहा है, उसको लगा कि भाई ये जो जहाँ से मैं निकल रहा हूँ बिल्कुल फर्म है। ट्रेंड ऑन इट, उसके ऊपर चढ़ा, फॉल इन गिर गया, और किल्ड मर गया।
ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। अब उसने कल्पेबल होमोसाइड क्यों करा? क्योंकि एक तो उसको नॉलेज थी कि कोई वो मर जाएगा, बट उसकी जेड को मारने की नहीं इंटेंशन थी। कोई भी पर्सन आ सकता था, वो गिर सकता था, कोई भी, एनीवन, चाहे वो ए हो, बी हो, सी हो। यहाँ पे जेड आया, जेड की डेथ हो गई, कोई भी है वो गिर सकता था। हमारा जो मतलब इंग्रेडिएंट क्या है? एक्ट है, ठीक है। इंटेंशन भी है कि किसी को मार सकते हैं, और नॉलेज है कि अगर ऐसा कुछ होएगा तो बंदे की डेथ हो जाएगी। हेयर द पर्टिकुलर पर्सन इज नॉट देयर। ओके, द नेक्स्ट लेट्स जस्ट रीड द अनदर इलस्ट्रेशन। ए नोज जेड टू बी बिहाइंड अ बुश। ए को पता है कि जेड झाड़ियों के पीछे है। बी डज नॉट नो इट, बट बी को ये नहीं पता। ए इंटेंडिंग टू कोज और नोइंग इट इज़ लाइकली टू कोज जेड्स डेथ। ए को पता है, उस ए की इंटेंशन क्या है कि जेड की डेथ को करनी है। इंड्यूस बी टू फायर एट द बुशेस। उसने बी को ना करा कि तू वहाँ पे उन झाड़ियों पे निशाना लगा। बी फायर्स एंड किल्स इट। अब बी ने क्या करा? फायर करा, और ए की डेथ, जेड की डेथ होगी। हियर बी मे बी गिल्टी ऑफ। अभी बी ने शूट करा है, एक्ट किसने करा है? बी ने, बट उसको तो कुछ पता ही नहीं था, उसकी कोई गलती नहीं है। बट ए हैज़ कमिटेड द ऑफेंस ऑफ कल्पेबल होमोसाइड। ए ने क्या करा? कल्पेबल होमोसाइड। मे और मे नॉट, ठीक है जी। डेथ हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, उसकी नॉलेज है कि इसकी वजह से डेथ हो सकती है। सो दिस इज़ द रीज़न कि इसको वी व्हाट वी कॉल कल्पेबल होमोसाइड। नाउ लेट्स जस्ट रीड एन एग्जाम्पल, उससे और क्लियर हो जाएगा। एग्जाम्पल 1, अ पर्सन हु कॉज बॉडीली इंजरी टू अनदर who is laboring under a disorder, disease or bodily infirmity, and thereby accelerate the death of that other shall be deemed to have caused his death। मतलब क्या? उसने उसको इंजरी दी, उसको पता है कि वो किसी डिसऑर्डर में, उसको कोई प्रॉब्लम है ना, फिर भी उसने उसको मारा। वो क्या होगा कि उसने उसकी डेथ कोज करी है। एक्सप्लेनेशन 2, वेयर डेथ इज कोज्ड बाय बॉडीली इंजरी, बॉडीली इंजरी की वजह से डेथ हुई, द पर्सन हु कोज द बॉडीली इंजरी शैल बी डीम्ड टू हैव कोज द डेथ। अभी बॉडीली इंजरी की वजह से क्या हुई है? डेथ हुई है। तो हम क्या मानेंगे कि हम यही मान के चलेंगे कि बॉडीली इंजरी की वजह से डेथ हुई है, ऑल्दो बाय restoring to proper remedies and skillful treatment the death might have been prevented। जबकि अगर उसको ट्रीटमेंट मिल जाता तो हो सकता है कि डेथ नहीं भी होती, बट स्टिल कोज हो गई, दैट मीन्स ही इज लायबल अंडर दिस सेक्शन। कोजिंग ऑफ द डेथ ऑफ द चाइल्ड इन मदर्स वूम। अभी मदर के वूम में बच्चे की डेथ करना इज़ नॉट होमोसाइड, ये होमोसाइड नहीं है, but it may amount to culpable homicide to cause death of living child if any part of the child has been brought forth, though the child may not have been breathed or been completely born। अभी क्या है, जब तक उसके लिम्स नहीं बनते, कुछ नहीं होता, तब तक वी कांट से कि उसको होमोसाइड किया है। बट जब उसको लिम्स हो गए, कम्प्लीटली बोर्न हो गया, अगर तब होता है तो दैट इज अमाउंट टू कल्पेबल होमोसाइड। ओके, अभी हम देखते हैं मर्डर। 300 में मर्डर, एक्सेप्ट इन द केसेस हेयर इन आफ्टर एक्सपेक्टेड, कल्पेबल होमोसाइड इज मर्डर। सबसे पहले है कि होमोसाइड तो होना चाहिए, बंदा तो मरना चाहिए, वो मर्डर होता है। इफ, हेयर पॉइंट आउट क्या करना है, इफ एक्ट बाय विच द डेथ इज कोज्ड इज डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग डेथ। वहाँ पे मैंने क्या बोला, उसकी इंटेंशन उसको मारने की हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। उसको नॉलेज होनी ज़रूरी है कि इससे बंदा मर सकता है, बट उसकी इंटेंशन होनी ज़रूरी है। यहाँ पे क्या है इम्पोर्टेंट? इंटेंशन, कि भाई उसकी इंटेंशन है, पूरी इंटेंशन है कि उसको डेथ कोज करनी है। फर्स्ट तो ये हो गया। सेकेंड, इफ़ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग सच बॉडीली इंजरी एज द offender knows to be likely to cause the death of the person to whom the harm is caused, या फिर वो ऐसी बॉडीली इंजरी करे कि उसको पता है कि 101% इसकी डेथ हो ही जाएगी। ओके जी। एंड थर्डली, इफ इट इज़ डन विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी टू
any person or deadly injury intended to be inflicted is sufficient, here the word is sufficient, in the ordinary course of nature to cause death. These words इनको अंडरलाइन कर लीजिए, sufficient in the ordinary course of nature to cause death. अभी इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे पता चलेगा हमें कि सफिशेंट है? जैसे कि उसने ऐसी जगह पे, अगर उसने लेग्स पे, जैसे ए ने लेग पे अटैक करा है या आर्म पे अटैक करा, तो सफिशेंट नहीं है वो उसको मारने के लिए, ठीक है. बट उसने स्टमक में कर दिया या फिर हार्ट में उसने फायर कर दिया, तो पता है सफिशेंट है कि इससे तो उसका बचना इम्पॉसिबल है. तो सफिशेंट है ऑर्डिनरी कोर्स में कि ज़्यादा अगर ऐसा होएगा तो इंसान की डेथ 100% हो ही जाएगी. Okay, and fourthly, if the person committing an act knows that it is so imminently dangerous that it must in all probabilities, यहाँ पे इसको अंडरलाइन करना है, in all probabilities cause death, मतलब कि इतना ज़्यादा डेंजरस एक्ट है आपका कि हर सर्कमस्टांसेस में उसकी डेथ हो ही जाएगी, cause death, और सच बॉडी इंजरी एज इट लाइकली टू cause death, मतलब या उतनी ज़्यादा डेंजरस आपका एक्ट था कि उसकी जो हर संभव कोशिश यही होएगी कि उसकी डेथ हो जाए. एंड कमिट सच एक्ट विदाउट एनी एक्सक्यूज ऑफ incurring the risk of causing death or such injury aforesaid. ठीक है जी, उसका कोई भी मतलब उसको बचने का कोई रास्ता ही नहीं है, कोई है ही नहीं एक्सक्यूज़ जिससे वो ये बता सके कि उसकी इंटेंशन नहीं थी. अभी नाउ लेट्स टेक सम इलस्ट्रेशन, उससे डिफरेंस पूरा क्लियर हो जाएगा. इलस्ट्रेशन क्या है? ए शूट जेड विद द इंटेंशन ऑफ किलिंग जेड, जेड डाई इन द कॉन्सिक्वेंस, ए कमिटेड मर्डर. ए ने जेड को शूट किया, इंटेंशन थी उसको मारने की, जेड मर गया, मर्डर हो गया. उसमें उसने खड्डा खोदा, खड्डे के ऊपर उसने डंडे रख दिए, स्टिक्स रख दिए, है ना, उसको कवर कर दिया पिट को. जेड गिर गया, मर गया. उसको पता था कि उस नॉलेज थी, बट उसको उसकी मारने की इंटेंशन नहीं थी. ठीक है, सो हियर्स द मेन डिफरेंस. मैंने आपको बताया था कि नॉलेज है, इधर नॉलेज भी है, इंटेंशन भी है, और पक्का इरादा भी है कि मैंने उसको मारना ही मारना है. ठीक है जी. नाउ लेट्स टेक अनदर एग्जाम्पल. ए नोइंग दैट जेड इज लेबरिंग अंडर सच अ डिसीज दैट अ ब्लो इज लाइकली टू कॉज हिज डेथ. अभी उसको ए को पता है कि जेड ऐसी हालत में है, उसका ऐसी तबीयत हो चुकी है कि अगर मैं उसको एक ब्लो भी दूंगा ना, एक सिंपल मैंने मार दिया, तभी भी उसकी डेथ हो जाएगी. स्ट्राइक हिम विद द इंटेंशन ऑफ कॉजिंग बॉडीली इंजरी. उसको मारता है वो इंटेंशन के साथ कि उसको बॉडीली इंजरी करनी है. जेड डाई, जेड मर जाता है इन कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द ब्लो की वजह से, मतलब वो मारने की वजह से मर जाता है. ए इज़ गिल्टी ऑफ मर्डर. अभी उसको मर्डर के लिए गिल्टी है. अगर उसको पता ना होता कि उसको सच डिसीज़ है तो वो कल्पेबल होमोसाइड होता. अब उसको पता है कि उसने ऐसा कुछ डिसीज़ है, अगर मैं सिंगल ब्लो भी दूंगा, उसको सिंगल भी मुक्का भी मार दिया, कुछ कर दिया, तो वो मर सकता है. फिर भी उसने विद इंटेंशन ये करा तो वो मर्डर है. अगर उसको पता ना होता बट उसको नॉलेज तो है कि करूँगा तो मर सकता है, तो क्या हो जाता? कल्पेबल होमोसाइड. ऑल्दो द ब्लो माइट नॉट हैव बीन सफिशिएंट इन द ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ नेचर टू कॉज डेथ इन अ स्टेट ऑफ हेल्दी पर्सन, बट ज़रूर मतलब उसने इतना बड़ा नहीं किया था कि नॉर्मल इंसान मर जाए, बट उसको पता था ना कि जेड इज सफरिंग फॉर सो एंड सो डिसीज, दैट इज़ द रीज़न ही इज़ लायबल फॉर मर्डर. ओके, बट इफ ए नॉट नोइंग जेड इज लेबर, देखो वही आगे ना, ए इज नॉट नोइंग जेड इज लेबरिंग अंडर एन डिसीज, गिव हिम सच अ ब्लो, वुड नॉट हैव ऑर्डिनरी कोर्स किल अ पर्सन लाइक अ साउंड स्टेट ऑफ हेल्दी. हियर ए मे इंटेंडेड टू कॉज बॉडीली इंजरी इज नॉट गिल्टी ऑफ मर्डर. यहाँ पे अगर उसे पता ना होता तो वो मर्डर के लिए गिल्टी ना होता. If he didn't intend to cause death or such bodily injury as the ordinary course of nature would
कॉज डेथ, अगर उसकी इंटेंशन ना होती। नाउ लेट्स जस्ट सी वंस कि डेथ कॉज होनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है, इंटेंशन होनी चाहिए सेकंड इम्पॉर्टेंट, या कोई बॉडीली इंजरी होनी चाहिए। वो बॉडीली इंजरी, ये मर्डर की हम डेफिनेशन दे रहे हैं, इतनी ज़्यादा ग्रेव होनी चाहिए कि पता हो कि ऑर्डिनरी कोर्स में सफिशिएंट हो कि बंदे को मारने के लिए। देन नॉलेज होनी चाहिए, इंपॉर्टेंट नॉलेज होनी चाहिए, इसकी इंटेंशन होनी चाहिए कि इतनी ज़्यादा उसने डेंजरस एक्ट करा है कि बंदा मर ही जाएगा। ओके जी, सो दीज आर कल्पेबल होमोसाइड अमाउंटिंग टू मर्डर, ये दोनों हैं 299 एंड 300 अमाउंटिंग टू मर्डर। अब एक कल्पेबल होमोसाइड वो भी होता है विच इज़ नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, विच इज़ नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, दैट इज़ अगेन इन सेक्शन 300, बट द एक्सेप्शंस, उसकी जो एक्सेप्शंस हैं आर्टिकल सेक्शन 300 की जो एक्सेप्शंस हैं वो हैं इसमें। लेट्स जस्ट रीड देम। अब देखिए, कल्पेबल होमोसाइड नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर, अमाउंटिंग टू मर्डर तो हमने पढ़ लिया, कब हुआ 299 एंड 300 में। अब नॉट अमाउंटिंग टू मर्डर कब कहाँ पे हुआ? कल्पेबल होमोसाइड इज नॉट मर्डर इफ ऑफेंडर लिस्ट द लाइफ ऑफ पावर और ऑफ सेल्फ कंट्रोल बाय ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन। ये देखिए, ये इंपॉर्टेंट है, ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन, मतलब जब लड़ाई हो रही है उसको इतना ज़्यादा गुस्सा दिला दिया, इतना ज़्यादा उसको अग्रेशन आ गया, उसको इतना प्रोवोक कर दिया कि उसने कुछ कर दिया उस प्रोवोकेशन में, तो वो अमाउंटिंग टू मर्डर नहीं होगा, क्योंकि उसने वो इंटेंशन नहीं थी, उसने उस प्रोवोकेशन में जो किया है, जो भी किया है। कॉज डेथ ऑफ द पर्सन हु गेव प्रोवोकेशन। देखिए, अब ये नहीं है कि प्रोवोकेशन में मैं तीसरे बंदे को मारा हूँ, है ना, ए ने बी को प्रोवोक किया, ए प्रोवोक्ड बी, अभी बी ने जाके सी को मार दिया, तो वो एक्सेप्शन में नहीं जाएगा। ए ने बी को प्रोवोक करा, उसी ने उसी को ही मारा है, दैट इज द एक्सेप्शन, दैट विल नॉट अमाउंट टू मर्डर।